हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास एवं पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके सीटेट 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस कराता हूँ एकदम से बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन कराता हूँ। जो हमारे रेगुलर भाई बहन हैं वो सभी इस बात के लिए भली भांति जानते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं आज के टॉपिक की तो एक बार चलिए जय हिंद लिखिए, उसके बाद हम सेशन के लिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, सभी भाई बहन जय हिंद लिखें। जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार जय हिंद जरूर लिखें। जी हाँ, चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बताएंगे इस क्वेश्चन को कि एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है। यह तरीका उपयुक्त नहीं है दोस्तों। किसके लिए? समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रदर्शन विधि के लिए या फिर प्रश्नोत्तर के लिए? बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करके एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, तो यह तरीका कौन सा उपयुक्त नहीं होगा दोस्तों, यह आपको बताना है। तो अगर मैं इस प्रश्न के उत्तर की बात करूं, आप सभी लोग जानते हैं समूह वार्तालाप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोजेक्ट विधि भी एकदम से बढ़िया है पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें, देख बाल केंद्रित शिक्षा में प्रोजेक्ट विधि एकदम से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रश्नोत्तर विधि की तो प्रश्नोत्तर विधि इनमें से ज़्यादा उपयुक्त नहीं है और आपकी प्रश्नोत्तर विधि उपयुक्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा गया है नहीं। ठीक है, आप सभी लोग समझ गए होंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों यदि आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो आप उसको नोट जरूर करते जाएं। ठीक है ना, आप उसको नोट करते जाइए जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र में अधिगम में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, यह आपको बताना है। अधिगम का धनात्मक अंतरण, अधिगम का ऋणात्मक अंतरण, अधिगम का शून्य अंतरण या फिर अधिगम का परम अंतरण? बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बताएं। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें क्या हो सकता है इसका आंसर, बताएं। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि आप इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि यदि हमने एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान और दूसरे क्षेत्र में हमारा सहायता करता है तो वो आपका धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है या फिर अंतरण कहलाता है। ठीक है, अगर वो हमें कोई भी सहायता प्रदान नहीं करता सीखने में तो क्या होता है, तो वो आपका नकारात्मक या फिर ऋणात्मक अधिगम अंतरण कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है दोस्तों, यह आपको बताना है। विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना या फिर ए और बी दोनों सही हैं? बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो आप सभी लोग इसका तो आंसर दे ही देंगे, कोई गलत नहीं करेगा कि एक अच्छे शिक्षक के लिए विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, बहुत अच्छे से सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और संप्रेषण कौशल भी होना चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना चाहिए, क्या ये होना चाहिए? तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको अगर हम स्पेशली लगाते हैं तो ये दोनों, इसमें ये दोनों हैं और इसमें ये अकेला है, तो एकदम से बढ़िया राइट आंसर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हम लगा सकते हैं, ए और बी दोनों सही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए दोस्तों व्याख्यान विधि को, दत्त कार्य को, कहानी कथन को या फिर समूह चर्चा को? दोस्तों बात की जा रही है निचली कक्षाओं की, तो निचली कक्षाओं का मतलब यही है कि आपका प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। ठीक है, बताएं कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को किस प्रकार की प्राथमिकता देनी चाहिए, व्याख्यान विधि को, दत्त कार्य को, कहानी कथन विधि को या फिर समूह चर्चा विधि को? बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न को आप सभी लोग जानते होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, जी हाँ, क्या हो सकता है? देखिए बच्चा क्या होता है, समूह चर्चा एकदम से सही हो जाएगा, कुछ भाई बहन ने लगाया है लेकिन वो इसका एकदम से मोस्ट सुटेबल आंसर नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि समूह चर्चा
निचली कक्षाओं की बात हो रही है तो समूह कक्षा निचली कक्षाओं में एकदम से उपयुक्त विधि नहीं है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। व्याख्यान से कुछ नहीं होगा, लेक्चर नहीं देना है, दत्त कार्य नहीं करवाना है, यानी कि कहानी कथन, बच्चे को कहानी के माध्यम से पढ़ाना है सारी चीज़ों को निचली कक्षाओं की जब भी बात की जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जहाँ बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है कि युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है। दोस्तों यह आपको बताना है जो नहीं है, ठीक है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे कि युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है। बताएं, अक्षर व शब्द अभिज्ञान में कठिनाई, क्या ये हो सकता है? बताएं दोस्तों, क्या ये हो सकता है? तो बिल्कुल ये दोस्तों कठिनाई का द्योतक है। पता चल रहा है कि हाँ ये कठिनाई है। पठन गति व प्रवाह में कठिनाई, देखिए पठन गति व प्रवाह में कठिनाई, तो अगर हम इसकी बात करें तो पढ़ने में ये कठिनाई नहीं है दोस्तों। देखिए पढ़ पा रहा है, वो क्या कर रहा है, पढ़ पा रहा है, लेकिन स्पीड से नहीं पढ़ पा रहा है, गति नहीं दे पा रहा है, तो ये क्या है, कठिनाई का द्योतक नहीं है। इसके लिए आप ध्यान रखें, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई ये होता है, बिल्कुल कठिनाई होती है। स्पेलिंग निरंतरता में कठिनाई होती है, लेकिन ये आपका कठिनाई में नहीं आता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप कुछ भाई बहन इसमें गलत भी कर रहे होंगे, तो ध्यान रखिए दोस्तों, गलत ना करें, ठीक है ना, गलत ना करें दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से किससे संबंधित होता है? सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से, या फिर सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कि व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से किससे संबंधित होता है? सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक, क्रियात्मक, या फिर मनोवैज्ञानिक। बताएं दोस्तों, आपको प्रश्न बहुत ही नए प्रकार के मिल रहे होंगे, तो आप प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से करें, और जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करें, ठीक है दोस्तों। तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? तो ध्यान रखेंगे, व्यवहार का जो संवेगात्मक पहलू होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कहीं ना कहीं इसका उत्तर क्या होता है, आपके भाव से संबंधित होता है, यानी कि आपकी भावनाओं से संबंधित होता है संवेगात्मक पहलू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। न्यू क्वेश्चंस हैं दोस्तों एकदम से, जो आपके सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है दोस्तों। तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कि एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, जहां प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे व बिना एक दूसरे की सहायता से व्यक्तिगत रूप से सीखे। अगला है दोस्तों, जो बालक के सामाजिक स्थिरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। और लास्ट है आपका, जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर दे। दोस्तों बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, कि एक अच्छा विद्यालय कौन सा है दोस्तों, यह आपको बताना है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें। तो आपसे मैं हमेशा कहता हूं कि प्रश्न को पढ़ लीजिए, प्रश्न छोटा है, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता हो गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि केवल प्रतियोगिता से कुछ नहीं कराना है, उसके साथ साथ उसको बाहरी जीवन से, स्कूल के बाहरी जीवन से भी जोड़ना है, ठीक है। जहां प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे, ये भी आपका गलत हो जाएगा, और दूसरे के सहयोग से बिना व्यक्तिगत रूप से सीखे, गलत हो जाएगा, एकदम से गलत होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो बालक के सामाजिक स्थिरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए, एकदम से दोस्तों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ, इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, और इसको बताइए, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है। जो गलत कथन है वो आपको बताना है। वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, या फिर इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेगात्मक भावनाएं समाहित होती हैं। दोस्तों बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, कि वंशानुक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। दोस्तों सही नहीं पूछा है, गलत पूछा है। क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से देखा करिए, ठीक है।
और जहाँ पर आपको गलत नहीं लिखा हुआ मिल जाए उसको पहले ही अंडरलाइन कर लेना है। तो बात करते हैं वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारण करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, एकदम से सही है, आप सभी लोग जानते हैं। यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बिल्कुल ये भी सही है कि वंशानुक्रम से कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि अगर किसी के माता पिता एकदम से हट्टे कट्टे मोटे ताजे हैं तो उसका जो बच्चा होता है वो भी एकदम से थोड़ा तंदुरुस्त ही होता है, ठीक है, अधिकतर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनाएं शामिल होती हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए कोई किसी के पिताजी हैं और उनका बच्चा होता है, पिताजी मान लीजिए संगीत में रुचि रखते हैं तो जरूरी नहीं कि बेटा भी संगीत में रुचि रखता हो, ठीक है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? दत्त कार्य ये डबल हो गया दोस्तों, अवधि परीक्षा, प्रश्न व खेल। तो यहाँ पर एक ऑप्शन को हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए इसको कर लीजिए, इसको गृह कार्य लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, गृह कार्य कर लीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि इसको हम गृह कार्य कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रश्न की बात करें, ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न की बात करें, यहाँ पर रुकिए, ये तो एक सेकंड रुकिए, जी हाँ, इसमें जी हाँ बिल्कुल सही, एक सेकंड रुकिए, नहीं है पूछा है ना, तो एक सेकंड रुकिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है दोस्तों, नहीं है पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो नहीं है कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिए इस प्रश्न को। तो अगर हम बात करें प्रश्न व खेल होता है तो रचनात्मकता पैदा होती है, बिल्कुल सही है। अवधि परीक्षा से होती है तो आप कहोगे अवधि परीक्षा से भी कहीं ना कहीं रचनात्मकता आपकी पैदा होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर दत्त कार्य से होता है तो दत्त कार्य से आपकी, देखिए ये वाला ऑप्शन आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है, ये वाला आपका नहीं होगा दोस्तों। दत्त कार्य से किसी भी प्रकार की रचनात्मकता पैदा नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग कर देता है। यहाँ पर आप समझेंगे कि इरफान एक लड़के का नाम है, छोटा सा बच्चा है, वो क्या करता है, खिलौनों को तोड़ता है और उसके जो अंग हैं उनको देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? इरफान को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे, सदैव कड़ी नजर रखेंगे, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा देंगे, या फिर उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर किसी भी भाई बहन का गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत होता है कोई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन एग्जाम टाइम में गलत नहीं होना चाहिए। तो इरफान को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। अगर वो तोड़ देता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको खिलौना ही नहीं देंगे, बिल्कुल उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। अरे भाई कब तक नज़र रखोगे, कभी ना कभी तो नज़र चूकेगी और वो काम कर देगा, ठीक है। तो आप समझते हैं इस चीज़ के लिए उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा कि उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा देंगे दोस्तों, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक शिक्षण विधि में दो या दो से अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। यह विधि कौन सी हो सकती है? श्रव्य दृश्य शिक्षण, टोली शिक्षण, दृश्य शिक्षण, या फिर वैयक्तिक शिक्षण। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताएं। आप गलत कर सकते हैं, इस प्रश्न के लिए शायद हो सकता है कि आप गलत कर सकते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिए। जी हाँ, एक शिक्षण विधि में दो या दो से अधिक शिक्षक होते हैं, सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं और तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। यह विधि आपकी टोली शिक्षण विधि है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? सामूहिक रूप से सीखने की विधि बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को मोस्ट इंपोर्टेंट लगाकर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। आपके सीटेट 2020 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
जी हाँ, इस प्रश्न को बताएं कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल कहा जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? यह आपको बताना है। इंद्रिय गति अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रिया अवस्था। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? सभी भाई बहन कमेंट किया करें। जी हाँ, तो यहाँ पर बात करें जीन पियाजे, तो जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो आप जानते हैं स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अगर हम बात करें कि उन्होंने किस पर प्रयोग किया, सॉरी उनके सिद्धांत का क्या नाम था, तो आपको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कितनी अवस्थाएं दी? तो आपको 4 अवस्थाएं दी। पहली कौन सी? पहली ये है इंद्रियात्मक अवस्था, दूसरी मूर्त संक्रिया अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चारों अवस्थाएं इसमें दी हुई हैं दोस्तों, ठीक है, तो आप इन सबको ध्यान रखिए। तो जब हम बात करते हैं कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल कहा जाता है, वो कौन सी अवस्था होती है? तो आप जानिए, पूर्व से पूर्व को रिलेट कर दीजिए, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये कब होता है इसका एज? जी हाँ, एज बताएं दोस्तों कब होती है? तो एज आपको मैं बता दूं 2 से 7 वर्ष होती है। कितनी? 2 से 7 वर्ष होती है। 0 से 2 होती है आपकी इंद्रियात्मक अवस्था, ठीक है। 2 से 7 होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से 15 होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एकदम से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा, एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है दोस्तों? आंतरिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक, दैहिक अभिप्रेरक या फिर मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक? दोस्तों बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? जी हाँ, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो धन कमाने की इच्छा है या फिर प्रशंसा, अपने नाम की प्रशंसा करनी है, या फिर अपना नाम, मतलब मेरा नाम बहुत ऊंचा हो जाए, लोग मुझे जाने, ये क्या है? आंतरिक अभिप्रेरक है। बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है कि उसे दुनिया में अपना नाम करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो एक बार लाइक जरूर करें, लाइक जरूर करें यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इस प्रश्न की कि बताइए मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया? तो कर्ट लेवन ने, सीटी मॉर्गन ने, लियो फेस्टिंगर ने या फिर हेनरी गोडार्ड ने? बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर बताएं क्या हो सकता है। क्षेत्रवादी सिद्धांत की बात की जा रही है, तो आप जान लीजिए इस प्रश्न के लिए कि क्षेत्रवादी सिद्धांत आपका कर्ट लेवन ने दिया। किसने? कर्ट लेवन ने दिया। और आपको कहीं कहीं पर ये आपको कुर्ट लेवन भी मिला हुआ, लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, कुर्ट और कर्ट एक ही लोग हैं। ठीक है, कर्ट लेवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? पद का मतलब है, ये जो शब्द है संवेगात्मक क्रांति, वो किस अवस्था से जुड़ा है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, या फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? ये यहाँ पर एक आप प्रौढ़ावस्था कर लेंगे। ठीक है, एक को आप प्रौढ़ावस्था कर लीजिए। ठीक है, इसको आप प्रौढ़ावस्था कर लीजिए। जी हाँ, प्रौढ़ावस्था। इसको, ये थोड़ा ऐसा होता है ना कि कभी कभी जो टाइपिस्ट होते हैं वो थोड़ा सा कर देते हैं इसके लिए गलत। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसको मैंने बोला कि आप प्रौढ़ावस्था कर लीजिए, तो आपका जो राइट आंसर होगा ना, संवेगात्मक जो क्रांति होती है वो आपकी किशोरावस्था से संबंधित होती है। इसको आप ध्यान रखिए, किससे? किशोरावस्था से। एकदम से दोस्तों सही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें किशोरावस्था को किसने तनाव तूफान की अवस्था कहा है, तो आप कहेंगे स्टेनले हॉल ने कहा है। ठीक है, एकदम से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था? अल्फ्रेड विने ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, फ्रांसिस गाल्टन ने या फिर B.S. ब्लूम ने? तो आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यदि आपको नहीं पता है तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दोस्तों। और बहुबुद्धि सिद्धांत आपका सीटेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, उसको आप जरूर पढ़िए। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इधर जाइए आई बटन पर, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसको कराया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम में से कुछ लोग
कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमजोर हैं। यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। जी हाँ, अब बताइए इस प्रश्न को। जी हाँ, बुद्धि लैंगिक विभिन्नता पर, बुद्धि व प्रजाति विभिन्नता पर, वैयक्तिक विभिन्नता पर या फिर वैयक्तिक प्रगतिशीलता पर। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि हम में से कुछ लोग लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं, कुछ कमजोर हैं। तो बताएं यह सिद्धांत किस पर आधारित है दोस्तों, बताएं। जी हाँ, जल्दी से कमेंट कीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं, आप सभी लोग जानते हैं किसी का भी गलत नहीं है दोस्तों, एक दो का गलत है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विभिन्नता है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। एकदम से सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं। संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, साधारण बालकों के लिए या फिर शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों के लिए। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, संपुष्ट कार्यक्रम किसके लिए जरूरी होता है। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। जी हाँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो प्रश्न को कर सकते हैं यदि आपको नहीं पता है फिर भी। जी हाँ, तो यहां पर देखिए, कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए, साधारण बालकों के लिए, शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों के लिए। देखिए ये भी आपका जो कमजोर अधिगमकर्ता है और आपका जो अयोग्य बालक है, यानी कि ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही जैसे है तो कमजोर ही। अरे जो शारीरिक रूप से अयोग्य है वो भी तो कहीं ना कहीं कमजोर ही है, और साधारण बालक होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों, यह आपको बताना है। ज्ञान व अनुभव की यथेष्टता, यथेष्ट अभिप्रेरणा, यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन, कम बुद्धि का ज्ञान। दोस्तों बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। और कुछ भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता आपकी लाइव क्लास का। तो ध्यान रखिए, आप बेल आइकन को प्रेस करिए, आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो बेल आइकन इसीलिए दिया जाता है, यानी कि घंटी वाला बटन वो इसीलिए दिया जाता है कि जब भी क्लास हो तो आपके लिए क्या हो, तुरंत पता लग जाए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और दोस्तों लाइव क्लास का शेड्यूल नहीं पता तो सुन लीजिए, दोपहर 12 बजे, शाम 4 बजे, रात्रि 9 बजे आपको 3 लाइव क्लास मिलती हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बताएं चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में कौन सा कथन गलत है दोस्तों, यह आपको बताना है। जी हाँ, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। तो ध्यान रखिए, ज्ञान व अनुभवों की यथेष्टता बिल्कुल दोस्तों सही है, चिंतन शक्ति का विकास होता है ज्ञान से, अनुभव से, बिल्कुल सही है। यथेष्ट अभिप्रेरणा, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए, मुझे भी दे दीजिए आप थोड़ा सा लाइक करके, ठीक है। यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन बिल्कुल दोस्तों सही है, लेकिन कम बुद्धि का ज्ञान ये नहीं है, और दोस्तों इसमें पूछा है नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है, अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। अगला है सूचनाओं को रटने तथा प्रत्यय स्मरण द्वारा परीक्षण पर जोर देता है, शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है। बताएं दोस्तों क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद का बात की जा रही है, ठीक है, निर्मितिवाद की बात की जा रही है। तो आप इस प्रश्न का जरूर आंसर बताएं क्या सही हो सकता है। जी हाँ, बताएं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो अनुकरण की भूमिका पर बल नहीं देता निर्मितिवाद। निर्मितिवाद क्या करता है कि अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, कि जो अधिगम करता है, सीखने वाला जो बच्चा है वो क्या करे, शब्दों का निर्माण स्वयं करे। दोस्तों इस पर बल देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। और दोस्तों आज के
टेस्ट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए, आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। क्योंकि आज का सेशन हम इतना ही रखने वाले हैं, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ठीक है दोस्तों। तो बस आप नेक्स्ट जो लाइव क्लास होगी हमारी 4 बजे, उसमें आना मत भूलिए। लाइव क्लास का शेड्यूल है आपका दोपहर 12 बजे, शाम 4 बजे, रात्रि 9 बजे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।